अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सी चीज़ों के बारे में। और बहुत हलचल मच चुकी है इस वक्त पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन में भी और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के बाहर भी। अगर मैं बाहर की बात करूं तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि आदिल नबी के साथ सिमरनजीत ठांडी हैं या ठंडी हैं, जो उनका नाम है मुझे सही तरह नहीं आता, जो लास्ट नेम उनका है, आई थिंक ठांडीज़ प्रोनाउंसिएशन है उनकी। तो वो जो है खेल रहे हैं इस वक्त डोक्सा एफसी में। डोक्सा एफसी ने उनको साइन कर लिया है एंड आई थिंक ही इज़ प्रॉबेबली अ लेफ्ट बैक। और एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है एक ही क्लब के अंदर, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा आप देखना होगा कि ये जो दोनों इंडियन पाकिस्तानी भाई हैं ये बचा पाते हैं डोक्सा एफसी को या नहीं, क्योंकि डोक्सा एफसी इस वक्त रेलीगेशन फाइट कर रही है और बिल्कुल बॉटम पे है सिप्रस की फर्स्ट डिवीज़न में। सिप्रस प्रीमियर लीग में बिल्कुल बॉटम पे है। तो ये दोनों साथ में अब खेल रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि आदिल नबी जो है उनको मार्च से पहले यानी कि फरवरी के एंड तक जो है पासपोर्ट मिल सकता है। काफ़ी सोर्सेज ये बोल रही हैं कि उनके जो भाई हैं रईस नबी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि इट इज़ क्वाइट लाइकली और क्वाइट पॉसिबल कि उनको एक जो ब्रेक थ्रू मिल जाए पासपोर्ट के हवाले से इन फरवरी। उसके साथ आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डायस्पोरा प्लेथोरा ऑफ टैलेंट की, जो कि 2 से 3 यहाँ पर प्लेयर्स हैं जिनकी मैं बात करूँगा। और उसमें से एक है जैन वेस्टब्रुक, जारिया शाह, एल्फी मलिक वाइटमैन और सोनी तोफैल परकिंस। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो कि फ्यूचर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान टीम का। अभी नहीं, मैं 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ कि 4 साल बाद इनके ऊपर एक ऑलरेडी इनको रेडार में रहना चाहिए और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के रेडार में होना चाहिए। दे आर वेरी गुड प्रोस्पेक्ट्स। और अगर ये प्रोस्पेक्ट्स किसी तरह पाकिस्तान टीम को मिल जाते हैं, अभी तक तो मुझे पता है हमें आदिल नबी नहीं मिला, हमें अभी तक मिकाइल अब्दुल्ला नहीं मिला, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, फजल अभी तक नहीं आया। बट राइट नाउ अगर मैं ये बात करूँ कि 4 साल बाद मैं इस टीम को कहाँ देखना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 नाम मैंने लिए हैं जिसमें एल्फी वाइटमैन है, ख़ास तौर पे सोनी परकिंस है और जैन वेस्टब्रुक है, जो कि 27 ईयर ओल्ड है और इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डॉनकेस्टर रोवर्स के लिए खेल रहे हैं। सो ही इज़ प्लेइंग फॉर डॉनकेस्टर रोवर्स। ब्रिस्टल सिटी में पहले होते थे। तो जैन वेस्टब्रुक एक ऐसा नाम है जो कि एक बहुत ही अच्छा सेंट्रल मिडफील्डर है और डबल पिवट में वो खेल सकता है। एंड ही कैन बी अ गाय जो कि एक होल्डिंग मिडफील्डर के तौर पे या एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर खेल सकता है पाकिस्तान टीम के लिए। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस वो लेके आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सोनी परकिंस की, ये तीनों जो प्लेयर्स हैं सोनी परकिंस, जैन वेस्टब्रुक और साथ में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्फी वाइटमैन की। एल्फी वाइटमैन जो है वो 25 ईयर्स ओल्ड है, अभी इस वक्त टॉटनहम की एकेडमी में खेल रहा है और काफ़ी टाइम वो लोन पे जा चुका है, बट राइट नाउ ही इज़ विद द एकेडमी। 25 ईयर ओल्ड है वो। और ये जो तीनों प्लेयर्स मैं जिनकी बात कर रहा था, ये इनके जो मटरनल ग्रैंडफादर हैं, यानी कि जो इनके नाना हैं तीनों के, वो पाकिस्तानी हैं, उनके एक पाकिस्तानी रूट्स हैं और नाना की साइड से ये तीनों पाकिस्तानी हैं। तो ये इन सारों का चांस है। और पाकिस्तान जो football.com का जो पेज है ट्विटर का, उन्होंने भी इसके बारे में बात की है, काफ़ी एक्सटेंसिवली बात की है कि ये तीनों पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं। इसमें कोई शक व शुबात की बात नहीं है। जारिया शाह की काफ़ी ज़्यादा आजकल धूम मची हुई है। हर पाकिस्तानी इंस्टाग्राम ग्रुप में, हर पाकिस्तानी फेसबुक ग्रुप पे उसका नाम लिया जा रहा है जारिया शाह का। और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलता है और उसकी जो मदर है वो वियतनाम से हैं, फादर उसके जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो वियतनाम भी वो जा सकता है, उसको वियतनाम बिल्कुल पकड़ सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड के लिए कभी डेब्यू कर पाएगा। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, थिंग्स लुक वेरी अनलाइकली, लेकिन उसके लिए उसकी सर्विस हासिल करने के लिए ख्वाब देखे जा सकते हैं। अगर आप ख्वाब देखना चाहते हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है। 14-15 ईयर्स ओल्ड ये लड़का है, एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन सकता है। और 5 साल के बाद या 4 साल के बाद 18-19 साल की उम्र में पाकिस्तान अगर इसके पीछे जाता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ आफ्टर, आप कह लो कि आदिल नबी है जैसे,
या हम अक्सर बात करते हैं ओली सेतर की, हम अक्सर बात करते हैं जो डायस्पोरा प्लेयर्स की। ये जो क्रॉप है इसके बाद जो 4-5 साल बाद आने वाला एक क्रॉप है, उसमें ये डायस्पोरा प्लेयर्स हो सकते हैं। साहिल बशीर का नाम है इसके अंदर, इसमें लायद गुलजार का नाम है जो कि ब्राइटन एंड होव एल्बियन के लिए खेलते हैं। तो यही चीज़ है। और जारिया शाह इस वक्त वेन रूनी के बेटे के साथ खेल रहा है। तो आई थिंक अगर ये 4 टैलेंट्स आते हैं और साथ में हमें एक अच्छी लीग मिल जाती है जो कि लोकल लीग है, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात की है कि ये दोनों लोकल लीग्स और डायस्पोरा प्लेयर्स ये साथ साथ चलने चाहिए। ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट और डायस्पोरा प्लेयर्स साथ साथ चलेंगे तभी कुछ होगा, वरना उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं। और अक्सर मैं बात कर चुका हूँ पहले भी कि सोनी परकन्स इज़ एक्चुअली अ स्ट्राइकर, राइट विंगर भी खेल सकता है, लेफ्ट विंगर भी खेल सकता है। अ बिट लाइक अ मोल्ड ऑफ अ प्लेयर लाइक इमरान कियानी, तीनों जगह पे खेल सकता है फ्रंट थ्री के अंदर। तो इसके जो फादर हैं वो आयरिश हैं। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि हमें एक अटैकिंग प्रोवेस ला के दे सकता है। जैन वेस्टब्रुक की मैंने बात कर ली है ऑलरेडी। तो जारिया शाह है, वो भी जो लड़का है वो मिडफील्ड में खेल सकता है। ही कैन बी अ वेरी गुड मिडफील्डर। एंड अभी तो वो क्योंकि सिर्फ 14 साल का है, तो एक प्रॉपर उसकी पोजीशन किसी को नहीं पता कि उसकी मेन स्ट्रेंथ क्या होगी 4-5 साल बाद, क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी डेवलप हो रही है, उसकी गेम अभी डेवलप हो रही है। ही इज़ स्टिल ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकेडमी में अच्छा कर रहा है। 16 साल के बाद आई एम श्योर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि मोस्टली यही होता है। ओटिस खान को भी इसी एज में रिलीज़ कर दिया गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। एतजाज़ को भी, एतजाज़ इज़ वेल, वो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की अकेडमी में था। तो ये जो हैं इस तरह के प्लेयर्स हमारे पास प्लेथोरा ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि डायस्पोरा प्लेयर या पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। इनका एक बेहतरीन इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान टीम की रैंकिंग को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि 4 साल के बाद पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 138 से नीचे हो, क्योंकि अगर उससे नीचे होगी तो आपको राउंड 1 खेलना पड़ेगा, और राउंड 1 में फिर आपको इंडोनेशिया और यमन भी मिल सकती है, और वो मौत का खेल होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ है। और राइट नाउ शॉर्ट टर्म सक्सेस वुड बी कि यू गो इनटू द 150 रैंकिंग अगले 2 या 3 सालों में। ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये मैं इसमें बिलीव रखता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूँ कि ये मैंने जितने भी अभी तक नाम लिए हैं, इनमें से जो कोई भी नाम है वो ऐसा नहीं है कि मैं ये वसूख के साथ कह सकूं, या मैं ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहूं कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन जो है वो उसके साथ इस वक्त कांटेक्ट में है। मैं ये बिल्कुल एक गारंटी के साथ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि ये जो लड़के हैं, जितना भी मैंने नाम लिए, ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनको एटलीस्ट रेडार में होना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के रेडार पे, या जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान का उसके रेडार पे, ये जो हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं होंगे। मे बी नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम प्रॉबेबली होंगे। तो ये मैं एक बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, ताकि कल को कोई गलत फहमी ना हो। बाकी ये है कि आपका ट्रेनिंग कैंप 90% चांसेस है कि कोई नहीं जा रहा। अभी तक तो यही सूरत हाल लग रही है, क्योंकि फ़ंडिंग नहीं है। आपकी जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन है उसके पास कोई पैसे नहीं है कि वो प्लेयर्स को, जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको बाहर सऊदी अरेबिया के ट्रेनिंग कैंप में भेज सकें। हारून मलिक साहब इस वक्त 1 महीने की छुट्टियों पे चले गए हैं, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ आर्टिकल। द न्यूज़ में ये आर्टिकल है कि वो 1 महीने की छुट्टी पे चले गए हैं अचानक से, और वो कनाडा जा चुके हैं और वो वहाँ पर आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो तबाहियाँ मच रही हैं। यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है। इवन स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को, मेरी सोर्सेज मुझे ये बता रही हैं कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को भी इस वक्त कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन क्या करना चाहती है। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक है, और मार्च के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। ये उसके आखिरी 2 महीने हैं, और हम आखिरी 2 महीनों में बकचोदी कर रहे हैं एज अ फुटबॉल फेडरेशन। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम स्लीपिंग मोड में हैं, हम हाइबरनेशन में चले गए हैं। ना हम कोई क्लब फ्रेंडलीज करा रहे हैं, ना हम कोई इंटरनेशनल फ्रेंडलीज करा रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। दूसरा ये जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल जो थी, जैसे कि हमें पता ही है कि वो जाने वाली थी सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट साइन किया था, या जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, उसमें ये क्लियरली उन्होंने लिखा था, पोस्ट भी की थी सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन ने, कि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से हेल्प आउट करेंगे पाकिस्तान फ़ुटबॉल की जो टीम है उनको, और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन को।
और हम विमेंस फुटबॉल के हवाले से हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे फेडरेशन को। उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम हेल्प आउट करेंगे मेंस फुटबॉल टीम को, या उनको फंडिंग करेंगे, या उनका हम कोई ख़र्चा उठाएंगे जब वो सऊदी अरेबिया आएंगे, या उनकी टिकटों के पैसे हम देंगे। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये सऊदी अरेबिया की फ़ुटबॉल फेडरेशन ने कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये फ़ीफ़ा ने पैसे देने थे, और मैंने पहले भी बताया कि मई 2023 से फंडिंग बंद है, तो ये फ़ीफ़ा ने करना था। और ये जो हमारा जो मुआहदा चल रहा था सऊदी अरेबियन फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ, ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात चल रही थी। सिर्फ पेन ऑन पेपर दिया गया जब मीटिंग हुई है हारून मलिक साहब की और उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं सऊदी अरेबिया फ़ुटबॉल फेडरेशन के, तो उन्होंने हमसे कोई इस तरह का कोई झूठा वादा या ऐसा कुछ नहीं किया था जो एक तासुर बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेंस फुटबॉल के हवाले से दे डिड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीम की, जो दूसरा सेगमेंट है इस वीडियो का, वो है ज़ाबी अलोंसो। ज़ाबी अलोंसो जो है वो बायर लेवरकुज़न के अंदर इस वक्त तबाहियाँ मचा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बायर लेवरकुज़न को वो 7वें आसमान की तरफ वो धकेल देगा, और जन्नत नज़ीर वादियों के अंदर वो लेके जा चुका है, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि बायर लेवरकुज़न जो है वो टाइटल जीत सकती है। क्या बायर लेवरकुज़न टाइटल जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो फ़िलॉसफ़ी है इस वक्त ज़ाबी अलोंसो की वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, और वो उसको पॉइंट्स लेके दे रहे हैं, बल्कि क्रूशियल मोमेंट्स पे बायर लेवरकुज़न जो है मैचेस के अंदर पॉइंट्स उठा रही है। अनदर अंडरडॉग स्टोरी, और फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट अंडरडॉग स्टोरीज़। अगेन ज़ाबी अलोंसो और बायर लेवरकुज़न की कहानी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सेकेंड सीज़न जो है अभी होना है, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीज़न गुजर चुका है ज़ाबी अलोंसो विद बायर लेवरकुज़न, एंड ही इज़ डूइंग अ मेजमराइजिंग जॉब, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाबी अलोंसो जो है उसके अंदर हमें ट्रेड्स नज़र आते हैं, जो उसकी फ़िलॉसफ़ी है उसके अंदर हमें ट्रेड्स नज़र आते हैं गेगन प्रेसिंग के, उसके अंदर हमें ट्रेड्स नज़र आते हैं थोड़े से योहान क्राइफ फ़िलॉसफ़ी के, पेप गार्डियोला की फ़िलॉसफ़ी के ट्रेड्स नज़र आते हैं। उसमें हमें जो फ्लुमिनेंज़ी के जो मैनेजर हैं फर्नांडो डिनीज़, उनकी फ़िलॉसफ़ी नज़र आती है, जो कि है रिलेशनिज़म की फ़िलॉसफ़ी। अब रिलेशनिज़म की जो फ़िलॉसफ़ी है वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं उसकी जिस्ट बता सकता हूँ कि वो जो फील्ड टिल्ट है कि किस तरफ आपके 10 या 11 प्लेयर्स का फील्ड के ऊपर, मैदान के ऊपर झुकाव है, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं डिनीज़ जो है, और वो क्लस्टर्स के ऊपर बिलीव करते हैं कि यार ओवरलोड्स क्रिएट करना, क्लस्टर्स क्रिएट करना, जो कि थोड़ा सा रेमिनिसेंट है टू योहान क्राइफ फ़िलॉसफ़ी, वो उससे थोड़ा सिमिलर है, लेकिन वो क्लस्टर्स में बिलीव करते हैं। एक साइड ऑफ द पिच में क्लस्टर्स क्रिएट करना वो रिलेशनिज़म का एक प्रिंसिपल है, मतलब इट इज़ नॉट द होल फिलॉसफी, इट इज़ जस्ट वन प्रिंसिपल। तो वो उनका प्रिंसिपल है फर्नांडो डिनीज़ का, और फर्नांडो डिनीज़ अपनी इस फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा ब्राज़ील का जो ये जो क्लब है इसके साथ सक्सेसफुल है। अभी मैनचेस्टर सिटी से 4-0 हारी थी फ्लुमिनेंज़, इनका जो क्लब था। ये जो क्लब वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ है, तो क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह चुके हैं। एंड इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है ये ब्राज़ील में इसलिए वर्क करती है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट फुटबॉल ज़्यादा खेली जाती है, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल जो है वो ज़्यादा उसमें वो बिलीव रखते हैं, और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बिलीव रखते हैं, एंड दे बिलीव इन क्लस्टर्स, दे बिलीव इन क्रिएटिंग ओवरलोड्स, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए टाइट स्पेसेस में बहुत आराम से ब्राज़ीलियन प्लेयर्स जो हैं वो पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो टाइट स्पेसेस में बड़े आराम से निकल जाएँ। और टू सम एक्सटेंट जो कराची के प्लेयर्स हैं वो भी मैं कहूँगा कि उस मोल्ड के या उस डीएनए के होते हैं कि टाइट स्पेसेस में किस तरह निकलना है। दैट इज़ वाई कराची में आपको जो अच्छे मिडफील्डर्स मिल जाते हैं, आपको बहुत अच्छे मिडफील्डर्स मिलते हैं जो कि बड़े आराम से ड्रिबल कर जाते हैं, और ज़ाबी अलोंसो भी उनका प्रिंसिपल कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इस्तेमाल करते हैं। तो ही बिलीव्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ज़ाबी अलोंसो बिलीव क्या करते हैं कि पासिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और पास एंड मूव 1-2 क्रिएट करना है। 1-2 की फ़िलॉसफी पे जो एक प्रिंसिपल है उस पे बहुत ज़्यादा वो बिलीव करते हैं। गिव एंड गो वाला जो फ़िलॉसफी है उस पे बिलीव करते हैं कि पास दो और आगे रन बनाओ एंड पास रिसीव करो, सो गिव एंड गो, उसके अंदर वो बिलीव रखते हैं। इस वक्त अगर आपको मैं स्टैट बताऊं तो सबसे ज़्यादा पासेस बुंडेसलीगा में किसके हैं? बायर लेवरकुज़न के हैं। 659 पासेस वो करते हैं पर 90 मिनट्स, 650 पासिंग कॉम्बिनेशंस के ऊपर बिलीव करती है ज़ाबी अलोंसो की टीम। ये जो पूरी टीम जिस पे खड़ी हुई है, जिन असूलों पे खड़ी हुई है, वो क्या है? पासिंग कॉम्बिनेशंस एंड पासिंग के प्रिंसिपल्स पे ये बिलीव रखते हैं। वन टच पासिंग, जैसे आर्सेन वेंगर, अ बिट लाइक दैट।
इनका जो फॉर्मेशन है, अगर मैं फॉर्मेशनल उस पर चला जाऊँ तो 3-4-2-1 में ये बिलीव रखते हैं, उसमें ये खेलते हैं 3-4-2-1 में। बेसिकली होता ये है कि ये ओवरलोड्स क्रिएट करते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, और ये कोशिश करते हैं कि ये जो बिटवीन द लाइंस है ना उसमें स्पेस क्रिएट करें। जो फ्रंट 3 है, जो फाइनल थर्ड का जो इलाका है, जो एरिया है, उसमें वो बिटवीन द लाइंस जो है वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि जो ऑपोजिशन की मिडफील्ड है वो थोड़ा सा आगे खिंच जाए और गैप क्रिएट हो जाए ऑपोजिशन की मिडफील्ड में और ऑपोजिशन के डिफेंस में। तो वहाँ पे वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो इनका जो एक और प्रिंसिपल है वो ये है कि फ्री रोटेशन, अगेन योहान क्राइफ फिलॉसफी है ये, फ्री रोटेशन, प्लेयर्स फ्री मूवमेंट करें, राइट विंगर उठ के लेफ्ट पे आ जाए, लेफ्ट विंगर उठ के राइट पे चला जाए, या जो डिफेंसिव मिडफील्डर है डबल पिवट के अंदर वो राइट बैक बन जाए। जब भी स्पेस खाली हो तो वो पीछे आके क्या करे, कवर करे स्पेस को। तो ये भी जो फ्री रोटेशन वाली फिलॉसफी है ये भी योहान क्राइफ वाली है, बेसिकली उधर से ही आती है। अगर मैं ये कहूँ कि हॉफमैन जो इनके अक्सर राइट विंगर खेल होते हैं वो 2-3 रोल्स में खेलते हैं। कभी कभी वो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर बन जाते हैं हॉफमैन, कभी हॉफमैन राइट बैक पे आके खेलना शुरू हो जाते हैं और वो कवर प्रोवाइड करते हैं जब राइट बैक जो है बायर लेवरकुज़न का वो आगे चला जाता है। तो मोस्टली आप कह सकते हो 80% ऑफ द टाइम दे ट्राई टू प्ले दैट 4-2-3-1 व्हेन दे हैव पोजेशन, लेकिन जब ऑफ द बॉल जाते हैं तो वो बैक 3 में रिवर्ट कर जाते हैं, तो ये 3-4-2-1 बन जाता है ऑफ द बॉल। दूसरा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बोनीफेस जो इनका स्ट्राइकर है, बोनीफेस क्या करता है, जो मैंने उसकी एक बड़ी मज़े की ट्रेड देखी है और मैंने ऑब्जर्व की है कि जब बिल्डअप हो रहा होता है तो जो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक है अगर वो बिल्डअप कर रहा है, फर्स्ट करो बॉल उसके पास है, तो बोनीफेस जो कि स्ट्राइकर है वो क्या करेगा, वो ऑपोजिशन की जो राइट साइड पे जो उसकी लेफ़्ट साइड होगी हमारे लेफ़्ट साइडेड सेंटर बैक की, वो ऑपोजिशन के सेंटर बैक को मार्क करेगा उसी लाइन के अंदर, उसी लाइन के अंदर वो ऑपोजिशन के सेंटर बैक को क्या करेगा, मार्क करेगा। अगर राइट साइडेड सेंटर बैक बायर लेवरकुज़न का बिल्डअप कर रहा है तो वो ऑपोजिशन के राइट साइडेड सेंटर बैक को जाके क्या करेगा, पिन करेगा, बोनीफेस जो उनका स्ट्राइकर है। तो वो ये करता है, जिस साइड से बिल्डअप हो रहा है उसी साइड पे वो पिन करना शुरू हो जाएगा सेंटर बैक को। ये उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक आदत है, और वो ड्रॉप इन भी बहुत ज़्यादा करता है बिटवीन द लाइन्स, ताकि क्या क्रिएट हो, स्पेस क्रिएट हो। सारी गेम टाइम एंड स्पेस की है, और ज़ाबी अलोंसो भी टू सम एक्सटेंट टाइम और स्पेस में बिलीव करता है। वही मैंने कहा कि ही बिलीव्स इन द योहान क्राइफ फिलॉसफी स्पेशली इन पोजेशन, तो उसके अंदर वो फिलॉसफी को रिस्पेक्ट भी करता है, उस प्रिंसिपल को भी मानता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो फ्रेम्पोंग है, हालांकि वो राइट विंग बैक है, लेकिन फ्रेम्पोंग जो है वो एज अ राइट विंगर खेल रहा होता है, जहाँ पे एक ज़माने में मूसा डियाबी खेलता था लास्ट सीज़न बायर लेवरकुज़न के लिए, अभी तो वो एस्टन विला चला गया, लेकिन फ्रेम्पोंग अब राइट विंगर खेलता है, हालांकि ही इज़ अ विंग बैक। सिमिलरली हम देखते हैं कि ग्रिमाल्डो जो है वो पहले काफ़ी ज़्यादा आगे बॉम्बार्ड किया करता था, वो लेफ़्ट विंग बैक है बेसिकली नेचुरली, लेकिन अब वो 4-2-3-1 में क्या होता है, वो ज़रा कंजर्वेटिव किस्म का लेफ़्ट बैक बन जाता है इन सर्टन फेजेस ऑफ प्ले, नॉट इन द होल गेम, क्योंकि मैंने उसको फ्रंट 5 में भी जाते हुए देखा है और एज ए लेफ़्ट विंगर भी खेलते हुए देखा है। फ्रंट 5 के अंदर जो फाइनल थर्ड होता है वो रोल वो निभाता है, बट इस सीज़न ग्रिमाल्डो मुझे लगता है थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गया अगर आप पिछले सीज़न से उसको कंपेयर करो। तो ये मुझे एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा फैसिनेट की है ग्रिमाल्डो के बारे में। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ मैटर क्या करता है, स्ट्रक्चर मैटर करता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर मैटर करता है। योहान क्राइफ फिलॉसफी में स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन मैटर करती है, पर्सनल मैटर नहीं करता। पर्सनल कहीं भी घूमता रहे, ठीक है, ग्रिमाल्डो उठ के उधर चला जाए, हॉफमैन उठ के कहीं और चला जाए, अपना ग्रानिट जाका पैलेसियोस जो है वो बन जाए, क्या कहते हैं, इंटीरियर्स बन जाएं फ्रंट 5 के अंदर फाइनल थर्ड में, बेशक वो पेड्री गावी वाला रोल खेलना शुरू कर दें, वो मैटर नहीं करता। इवन दो जाका जो है या स्पेशली जो पैलेसियोस है, पैलेसियोस इज़ अ बिट डिफेंसिव माइंडेड, लेकिन इस सीज़न वो बहुत ज़्यादा आगे फॉरवर्ड रन्स बनाता है, वो फॉरवर्ड रन्स बनाता है और वो फ्रंट 5 का हिस्सा होता है। ही इज़ ऑलवेज ऑपरेटिंग इन दैट राइट हाफ स्पेस, जिधर आप कह सकते हो कि पेड्री होता है फॉर बार्सिलोना या साबोज़लाई होता है फॉर लिवरपूल। मोस्टली हम देखते हैं कि जो बायर लेवरकुज़न की एक पेनिट्रेशन करने का तरीका है या जो अटैक बिल्ड करने का तरीका है, वो समवट वो डिफरेंट तरीक़ों से अटैक कर सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी पूरी है, लेकिन 34% ऑफ द टाइम्स दे अटैक फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि वो ड्रिबल्स में बिलीव रखते हैं, वो थ्रू बॉल्स में बिलीव रखते हैं, जो चीरता हुआ पास वर्टिकल निकलता है राइट थ्रू द मिडल उसमें वो बिलीव करते हैं, वो कट बैक्स और क्रॉसेस में भी बिलीव करते हैं, बट दे आर अ मोर सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ टीम। सेंटर से अटैक करना है, कहने का मकसद ये वो ये करते हैं।
तो सेंट्रल प्रोग्रेशन पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंसी है। अब मज़े की बात ये है कि जब ऑफ द बॉल हम थोड़ा अगर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं इसकी फ़िलासफ़ी को, ज़ाबी अलोंसो की फ़िलासफ़ी को, ठीक है ये ऑन द बॉल टाइम एंड स्पेस में बिलीव रखता है, ये ऑन द बॉल जो है ये फ्रंट फाइव में बिलीव रखता है, ये ऑन द बॉल जो है ये क्लस्टर्स बनाने में बिलीव रखता है जो कि रिलेशनिज़म की फ़िलासफ़ी है ऑफ फर्नांडो डिनीज़, इसके अंदर ये बिलीव रखता है। बट ऑफ द बॉल ये मार्सेलो बिएल्सा को मानता है, क्योंकि ये मार्सेलो बिएल्सा के अंडर कोई 6 से 8 महीने ये काम कर चुका है, और ये जो मार्सेलो बिएल्सा की हाई एग्रेसिव प्रेस है ये उसके अंदर बिलीव करता है, और इसकी जो प्रेस होती है मोस्टली मैन ओरिएंटेड होती है। मतलब जहाँ पे बॉल है उधर प्रेस नहीं करनी, जहाँ पे मैन टू मैन मार्किंग हो सकती है वहाँ पे प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और मैन टू मैन मार्किंग वाली प्रेसिंग होती है, मैन टू मैन प्रेसिंग होती है, कहने का मकसद ये है। सो उसमें ये बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है, क्योंकि मार्सेलो बिएल्सा इज़ ऑब्सेस्ड विद मैन टू मैन प्रेसिंग ऑफ द बॉल। तो ये भी वही करता है, ये भी उसी का प्रिंसिपल यूज़ करता है उठा के अपनी मैनेजरियल फिलोसफी में। तो डिफरेंट मैनेजर्स को जिनसे ये सीखा हुआ है, होजे मोरिनियो के अंडर भी ये रह चुका है, उनसे भी इसने सीखा है। फिर ये रियाल सोसिएडाड में था, और रियाल सोसिएडाड में मेरे ख्याल से जब ये स्पेन गया ला लीगा में जब इसने खेला तो ही बिकेम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द योहान क्राइफ स्टाइल ऑफ प्ले। तो ये उस तरफ जाना शुरू हो गया, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि पोजिशनल प्ले। पोजिशनल प्ले बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो पेप गार्डियोला कहता है कि वर्टिकली जो है वो आपके 2 प्लेयर्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा प्लेयर्स वर्टिकल लाइंस के अंदर नहीं हो सकते, और हॉरिजॉन्टल लाइंस में 3 से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हो सकते हॉरिजॉन्टल लाइंस में। ये पेप गार्डियोला की बेसिक उसका मंत्र है, बेसिक। तो ये भी उसमें बिलीव रखता है टू सम एक्सटेंट। और एक अरिगो साची की जो फ़िलासफ़ी है ये अक्सर कहता है, जो कि इज़ अ बिट सिमिलर टू दैट योहान क्राइफ वन, वो जो प्रेस के साथ 2 वर्सेस 1 क्रिएट करना। और 2 वर्सेस 1 कैसे क्रिएट होगा, जब आप ओवरलोड्स क्रिएट करोगे तब 2 वर्सेस 1 क्रिएट होता है। तो उस सेंस में आप कह सकते हो कि वो जो प्रेसिंग वाला माहौल है वो इसमें बिलीव रखना, 2 वर्सेस 1 में बिलीव रखना, दैट एरिगो साची काइंड ऑफ मैंटेलिटी, दैट योहान क्राइफ वाली मैंटेलिटी, दैट फर्नांडो डिनीज़ वाली मैंटेलिटी वो इस लड़के के अंदर है, वो ज़ाबी अलोंसो के अंदर है, मार्सेलो बिएल्सा के प्रिंसिपल्स इसके अंदर हैं। तो ये जितने भी गुरु से आज तक सीखा है उन सारों से इसने एक एक प्रिंसिपल उठाया है, और आज वो उनको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बायर लेवरकूज़न में। और लास्ट सीज़न आई थिंक बायर लेवरकूज़न बिल्कुल बॉटम जो टेबल था उसका बुंडेसलीगा का, जब ये मैनेजरियल इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी ज़ाबी अलोंसो की, तो 2022 में बायर लेवरकूज़न बहुत स्ट्रगल करी थी। आई थिंक 13-14 पे आई थिंक थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बट उसके बाद ये अब देखो टॉप ऑफ द टेबल है। तो एक साल में इसने इतना इफेक्ट क्रिएट किया है। तो हर मैनेजर की एक सर्टन उसका एक उस्ताद होता है, और वो उस्ताद की जो फ़िलासफ़ी होती है उसके अंदर वो बिलीव रखता है। सिमिलर इज़ द केस विद स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, वो भी उसके अंदर उसने भी किसी ना किसी से सीखा हुआ है जो कि इन फ़िलासफ़ीज़ के अंदर बिलीव रखता था। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि विदाउट फ़िलासफ़ी, विदाउट आइडेंटिटी यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक है। इसीलिए हम एज़ पाकिस्तानीज़ हम जो हैं कैटेनेचियो प्रिंसिपल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। वी आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स पोजिशनिज़म, हम रिलेशनिज़म के ऊपर इंक्लाइंड नहीं है इतना। जो फर्नांडो डिनीज़ की फ़िलासफ़ी है उसमें हम नहीं इतना बिलीव रखते, क्योंकि हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स नहीं है खेलने वाले, उस तरह के प्लेयर्स हमारे पास हैं नहीं जो कि स्पेसेस को कवर कर सकें, जो कि क्लस्टर्स तो बनाए लेकिन उनको पता हो कि जब स्पेस खुलता है तो मेरा जो लेफ़्ट विंगर है उसने 2 वर्सेस 1 भी क्रिएट करना है। वो पोजिशनल सेंस और अवेयरनेस, वो प्ले को स्ट्रेच करना विद द विंगर्स, वो नहीं है पाकिस्तानियों के अंदर, नॉट येट। टीम असेंबल हो रही है लेकिन टाइम लगेगा इस टीम को असेंबल होने में, और हमें देखना होगा कि आदिल नबी और एतजाज़ के आने के बाद जब भी ये आते हैं क्या होता है। मेरा नाम है शायान उबैद अलेक्जेंडर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्तला विस्ता।